मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और इन दिनों आसमान पर जगमगाते सैयारों को देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। हम्म, जी, तो हम अ, वक्त हमारा आ गया है, 9:03 हो रहे हैं। अ, हम सर बाकर के जो दिलचस्प लेक्चर है, ब्लैक होल्स कायनात के पुरस्रार दरवाजे, इसकी दूसरी किस्त की तरफ आज हम बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में सर वाकर ने हमें ग्रेविटी और इसके असरात को निहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में हमें समझाया था और इन्होंने इसके फिलॉसफी का तस्वुर भी बेहतरीन अंदाज में वाज़ेह किया, जिसने ब्लैक होल्स की गहराई को समझने की बुनियाद रखी थी। तो आज हम सब मुंतज़िर हैं कि सर वाकर हमें ब्लैक होल्स के मज़ीद करीब कैसे लेकर जाएंगे। क्या ये वाकई कायनात के राज़ों का दरवाज़ा है? क्या रोशनी भी इनसे फरार नहीं हो सकती? तो अगर रोशनी इनसे फरार नहीं हो सकती तो हम कैसे जानते हैं कि ब्लैक होल मौजूद हैं या एग्जिस्ट करते हैं, या किस तरह हमने जाना कि ब्लैक होल्स हैं? तो इन सब सवालों के जवाब तक पहुंचने के लिए हम चलते हैं बाकर सर की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम सर बाकर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक होल्स तक बात पहुंचेगी, फिर हम ब्लैक होल्स पे आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ब्लैक होल्स, आज का लेक्चर जो है वो आपको ब्लैक होल्स तक पहुंचा देगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने ग्रेविटी के ऊपर बात की थी, लेकिन आज का लेक्चर आपको ब्लैक होल्स तक ले जाएगा, ब्लैक होल्स तक पहुंचा देगा और आपको ये पता चल जाएगा कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद अगली जो ब्लैक होल से रिलेटेड जो बातें हैं वो फिर आपको आस्ता आस्ता समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं यहाँ से बात को शुरू करता हूँ कि क्योंकि सारा खेल जो है ये ग्रेविटी का है, और यकीनन जो ग्रेविटी है वो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तभी ब्लैक होल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं और ब्लैक होल्स जो हैं वो बनते हैं। लिहाजा अब ग्रेविटी का स्ट्रांग होना जो है वो किसकी वजह से था? लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है तो मैंने आपसे कहा था दो फैक्टर्स हैं। अब मैं बात को कनेक्ट करने लगा हूं और वहीं से बात को आगे लेके जाऊंगा। मैं फिर यही कहूंगा कि जी तवज्जो रखें और देखें कि मैं क्या कह रहा हूं, और बेहतर तो ये होगा कि कॉपी पेंसिल साथ हो, लिखते जाएं कि जी हाँ ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। तो मैंने आपको दो फैक्टर्स बताए थे। पहला फैक्टर ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, अगर वो ज्यादा है, मास अगर उसका नॉर्मल एक वैल्यू जो है मास की, वी ऑल नो कि मास क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसकी वजह से भी उसकी ग्रेविटी जो है वो स्ट्रांग होती है। और दूसरा जो फैक्टर मैंने जिस पे बात की थी वो ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास बेशक चेंज ना हो लेकिन उसका साइज कम हो जाए, यानी उस ऑब्जेक्ट का डायामीटर या रेडियस कम हो जाए, तो भी उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों चीजें हम कहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहां कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका मास भी ज्यादा हो और साथ साथ उसका साइज भी कम होता चला जाए या कम हो। ये दोनों चीजें हम कहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो ये देखें जी, ये टाइटल भी हमारा आज का यही है। मैं आज जिक्र करने लगा हूं जी एक स्टार जो है जब वो अपनी लाइफ खत्म करता है, सितारा जब मर जाता है तो वो किस चीज में कन्वर्ट होता है, मैं उसकी बात करने लगा हूं। यानी हम किस प्रोसेस को डील करने लगे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेलर कोलैप्स। सितारा जब कोलैप्स कर जाता है, मर जाता है, तो फिर क्या होता है, हम उस पर बात करेंगे। अच्छा जी, अब यहां से बात शुरू करते हैं। मैं अपनी जो नॉर्मल मेरी क्लास थी एक दिन, मैं उसमें ये जिक्र कर रहा था, थोड़ा सा मैंने जिक्र किया स्टेलर कोलैप्स का, कि जी जब एक सितारा मर जाता है तो वो क्या करता है, किस चीज में कन्वर्ट होता है। तो एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा जी सर। मैंने कहा जी बताएं क्या पूछना है। तो उसने कहा जी
सितारा मरता भी है? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं मरता? कहते अच्छा, हमारे मर के वो क्या करता है ये तो एक अलग बात है। कहते मेरे लिए तो ये भी एक नई बात है कि सितारा मरेगा भी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आपने ये कैसे सोच लिया कि एक स्टार हमेशा के लिए बन गया? हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं है यूनिवर्स के अंदर। तो इवन ये भी बात कुछ लोगों के लिए बड़ी अजीब थी कि ये जो स्टार्स हैं ये मरेंगे भी, किसी दिन खत्म भी होंगे। पता नहीं ये वाला पॉइंट क्यों एक सरप्राइजिंग पॉइंट था उनके लिए। बहरहाल ये मेरे लिए एक सरप्राइज था कि ये उनके लिए एक सरप्राइज है कि स्टार जो है उसने एक दिन मर भी जाना है, एक दिन खत्म भी हो जाना है। चलें जी, फिलहाल हम बात को आगे लेके चलते हैं। और इस वक्त एक स्टार जो है, जैसे हमारा सन है, उसमें कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं, जो कि सारी चीज़ों को बैलेंस करती हैं या सारी चीज़ों को लेके चलती हैं। अब ज़रा उसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। हम एक स्टार पे बात कर रहे हैं, और एक स्टार जो है जैसे कि हमारा सन है और बाकी जितने स्टार्स हैं सबके लिए कॉमनली मैं बात कर रहा हूं, उसके कोर में, किसी भी स्टार के कोर के अंदर, कोर आपको पता है क्या होता है, दैट इज द सेंटर ऑफ द स्टार, उसके अंदर एनर्जी जनरेट हो रही है फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, और ये एनर्जी बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है और डेफिनेटली निकलती है। अच्छा जी, तवज्जो से सुनना, ये एनर्जी जो कोर में जनरेट होके बाहर निकलती है, ये किस शक्ल में है, इसकी शक्ल, फॉर्म क्या है इसकी? तो कोर में से जो एनर्जी निकलती है वो, और जनरेट होती है और बाहर निकलती है, वो गैमा रेज की शक्ल में होती है। और आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत जो फिजिक्स जिसने पढ़ी उसको पता होना चाहिए कि गैमा रेज जो हैं वो बहुत एनर्जेटिक होती हैं, एक्स रेज से भी ज्यादा एनर्जेटिक गैमा रेज होती हैं। तो ये एनर्जी गैमा रेज की शक्ल में होती है जो कोर में से निकलती है। और भी फॉर्म्स है एनर्जी की, लेकिन मेन गैमा रेज हैं। ये एनर्जी बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है और चाहती है कि इससे, यानी कोर से ऊपर जो कुछ भी है, अपर लेयर्स जो भी हैं, वो इन अपर लेयर्स को हटाए और हर चीज को बाहर फेंके और निकल जाए। ये कौन चाहता है? ये एनर्जी चाहती है जो कोर में से निकल रही है कि हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दे, हर चीज को बिल्कुल ऐसे फैला दे और एनर्जी बाहर निकल जाए। लेकिन चूंकि अपर लेयर्स जो हैं डेफिनेटली उनका मास भी है, और मास की वजह से आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लिहाजा अपर लेयर्स चाहती हैं कि वो नीचे की तरफ आए बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द वेट। यानी अपर लेयर्स अंदर जाना चाहती हैं और स्टार का कोर जो है वो चाहता है कि ये लेयर्स मेरे ऊपर भी क्यों है, ये वहां भी ना रहे, बिल्कुल बिखर जाए, सितारा ही बिखर जाए। लिहाजा ये दो फोर्सेस जो है इनके बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है, हर सितारे के अंदर। और फिलहाल ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है। फिलहाल ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट और इक्वल हैं। मैं एक दफा रिपीट कर दूं, मैं कौन सी दो फोर्सेस की बात कर रहा हूं। एक स्टार का जो कोर है उसमें से जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो चाहती है कि सितारा फट जाए, सितारा डिस्ट्रॉय हो जाए। और एक स्टार की जो अपर लेयर्स हैं वो चाहती है ग्रेविटी की वजह से कि सितारा बिल्कुल कोलैप्स कर जाए। ना सितारा फटता, कोलैप्स करता है नॉर्मल कंडीशंस में, जिस तरह सन है, राइट? ओके, अब सुनना जी मेरी बात तवज्जो से। इससे पहले कि मैं ब्लैक होल्स और उन बातों पे जाऊं, बीच में एक बात करने लगा हूं, बीच में, दरमियान में, वो जिसको कहते हैं ना ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये ब्रैकेट्स आ गई। अब ये बात मैं आपको बता दूं, फिर वापस ब्रैकेट क्लोज होके फिर हम आगे चले जाएंगे। फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट है, मैं उस एक्सपेरिमेंट का जिक्र यहां पे करता हूं। फर्ज कर लें कि आपके पास एक स्प्रिंग हो और उस स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट आप ऐसे कनेक्ट कर दें और एक और स्प्रिंग इसके साथ कनेक्ट कर दें ऐसे। तो बेसिकली एन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद टू स्प्रिंग्स, और दोनों स्प्रिंग्स जो हैं वो अपने अपने एजेस के साथ ऐसे कनेक्ट हों। और फिलहाल ये पूरा सिस्टम देखें जबरदस्त बैलेंस में है और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रुका हुआ है। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इस तरफ करके, अपनी सेंट्रल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर करके छोड़ देंगे, एंड देन व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। और ये ऑसिलेशंस क्यों होंगी? क्योंकि एक स्प्रिंग को आपने थोड़ा कंप्रेस कर दिया था, दूसरे स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया था, वो वापस इसको खींच के लेकर आएगा,
फिर ये ज़रा ओवरशूट करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो आपने ये ऑसिलेशंस इसमें जनरेट कर दी हैं जो कि अब चलती रहेंगी। स्टार में भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ सितारों में ये दोनों फोर्सेस 100% बैलेंस्ड हैं एंड नथिंग इज हैपनिंग टू द स्टार, और कुछ सितारों में क्या होता है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनको कोई फैक्टर डिस्टर्ब कर देता है। सुनना, बहुत तवज्जो से सुनना। दोनों फैक्टर्स जब ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इसमें होती है, स्टार क्या करता है, थोड़ा सा एक्सपैंड करता है और फिर थोड़ा सा कोलैप्स करता है एंड देन एक्सपैंड एंड देन कोलैप्स एंड देन एक्सपैंड, यानी जस्ट लाइक दिस ऑब्जेक्ट द स्टार स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। ठीक है, स्टार ऑसिलेट करना शुरू करता है। शुक्र है अल्लाह का कि हमारा सन इन ऑसिलेशंस में नहीं है, लेकिन बहुत सारे सितारे इन ऑसिलेशंस में हैं। दे एक्सपैंड एंड देन दे कॉन्ट्रैक्ट एंड देन दे एक्सपैंड, समहाउ ये दोनों फोर्सेस जो है इनको हल्का सा इम्बैलेंस किया हुआ है किसी फैक्टर ने। और इस किस्म के जो स्टार्स होते हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल स्टार्स। कभी उनकी लाइट बहुत ज्यादा हो जाती है व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो फैलते हैं तब उनकी लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है। सो ओवर द टाइम देयर आर मेनी वेरिएबल स्टार्स। आप देख सकते हैं कि जी वो कभी ब्राइट हो जाते हैं और कभी डिम हो जाते हैं। थोड़ा सा उसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है इसको ऑब्जर्व करने के लिए। चले जी, ब्रैकेट मेरी क्लोज होती है, मैं वापस आता हूं अपनी नॉर्मल डिस्कशन पे। सो वी हैव टू फोर्सेस, वन फोर्स इज ग्रेविटी एंड द अदर फोर्स इज द फोर्स ऑफ एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द कोर। वो चाहती है सितारा फट जाए और सितारे का वेट चाहता है कि सितारा कोलैप्स कर जाए। ये बैलेंस कायम है, कायम है, कायम है, कायम है, कायम है, और ये कब तक कायम है, जब तक कोर के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जब तक एनर्जी जनरेट हो रही है, ये बैलेंस कायम है। एंड इवेंचुअली आप गेस कर सकते हैं कि कौन सी वाली फोर्स जीतेगी, कौन सी वाली फोर्स हारेगी। तो कोर में फ्यूजन रिएक्शन एक दिन बंद हो जाएगा। ठीक है, सितारे के अंदर ये जो फ्यूल है जो फ्यूजन रिएक्शन को कंटिन्यू करता है वो खत्म हो जाएगा। तो एक दिन कोर जो बाहर की तरफ एनर्जी फेंक रहा है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अभी भी बाकी है, क्योंकि मास तो है ना स्टार का। सो दैट डे एट द एंड द स्टार विल कोलैप्स, यानी सितारा छोटा होता चला जाएगा अंडर इट्स ओन ग्रेविटेशनल इफेक्ट, अंडर इट्स ओन वेट इट विल कोलैप्स। सो जैसे ही एक सितारा कोलैप्स करेगा, आई होप कि आप इस बात को समझ गए कि सितारा कोलैप्स क्यों करेगा, क्योंकि जो सेंटर में फ्यूल था वो खत्म हो गया है और उसने एनर्जी जनरेट करना बंद कर दिया है, और सितारे की जो अपर लेयर्स थी वो अब अंदर की तरफ फॉल करेंगी एंड देन द स्टार विल कोलैप्स। अब ये जो स्टार का कोलैप्स है, इसके हवाले से एक वाकया छोटा सा सुन लें और फिर मैं अगली बात की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। 1930 का वाकया है, बहुत मशहूर। जो भी थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स के साथ रिलेटेड है उसको ये जरूर पता है। सो मैं जिक्र कर रहा हूं जी 1930 का। एक इंडियन साइंटिस्ट थे, एक इंडियन फिजिसिस्ट थे, और वो इंडियन फिजिसिस्ट जो है जी हम सब जानते हैं, उनका नाम था चंद्रशेखर, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। चंद्रशेखर वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, और इंडिया से इंग्लैंड जाने का तरीका यही था कि आप पानी के जहाज पे जाएं। ठीक है, समुंदर के रास्ते आप जाएं। मोस्टली लोग इसी तरह ट्रैवल करते थे। अच्छा, और ड्यूरिंग दैट और काफी दिन का ट्रैवल भी था। ऐसा नहीं है कि आप यहां से सफर शुरू करेंगे तो आप अगले दिन पहुंच जाएंगे। काफी दिन का ट्रैवल है, इंडिया से चलें, पानी में से होते हुए सारा आप इंग्लैंड तक पहुंचे। ड्यूरिंग दैट ट्रैवल के बीच में उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं, और वो कैलकुलेशंस किस चीज से रिलेटेड थी कि अगर एक स्टार कोलैप्स करे अपने ही वेट के अंडर तो क्या होगा। और उनकी कैलकुलेशंस ने जो चीज शो की वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अब आप तवज्जो रखना। वो कहते हैं जी, चंद्रशेखर कहते हैं, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर कहते हैं कि अगर एक स्टार जो है वो हमारे सन से, जितना हमारे सन का मास है उतना अगर उसका मास है, ठीक है, हमारे सन जितना उसका मास है, या सन के आसपास अगर उसका मास है, जितना हमारा सन है उससे थोड़ा ज्यादा है या थोड़ा कम, इस रेंज में अगर उसका मास है, तो जब वो मर जाएगा और मरने के बाद अपनी ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स करेगा, तो वो सितारा जो थोड़ी देर पहले तक, जैसे हमारा सन है, हमारे सन का डायामीटर कितना है, आई होप
आई होप हमें पता है कि सन का डायमीटर इस वक्त 14 लाख किलोमीटर है, तकरीबन 14 लाख किलोमीटर का सूरज है। तो इतना बड़ा सितारा जब कलैप्स करेगा तो वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका डायामीटर हार्डली 12,000 किलोमीटर होगा। और ये 12,000 किलोमीटर जो है, डेफिनेटली दिस इज द साइज ऑफ अर्थ, अप्रोक्सीमेटली दिस इज द साइज ऑफ अर्थ। सो द सन या उस तरह का कोई भी सितारा कलैप्स करके अर्थ जितने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ इट्स कलैप्स, और इसको आप कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। दिस इज कॉल्ड व्हाइट ड्वार्फ। होगा क्या कि जो भी मैटर है वो इतने छोटे से ऑब्जेक्ट के अंदर बंद हो जाएगा, इतने छोटे से ऑब्जेक्ट के अंदर पैक हो जाएगा। तो आप ये बताएं कि मैटर की शक्ल क्या होगी? क्या मैटर जो है वैसी रहेगा जैसे है? नॉर्मली मैटर किस शक्ल में है? इस वक्त मैटर हमारे अराउंड किस शक्ल में है? मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। ठीक है, ये बात तवज्जो से सुनना। जितना भी मैटर आपके अराउंड है ये मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। अगर आप इस मैटर को थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और एटम्स अलग होंगे। अगर आप एटम्स को थोड़ा प्रेस करेंगे, थोड़ी एनर्जी देंगे, तो एटम्स टूट जाएंगे। टूटने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स अलग, न्यूक्लियाई अलग, एंड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, डेफिनेटली। सो जैसे ही व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, सारा मैटर किस शक्ल में कन्वर्ट हो चुका होगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा किसको कहते हैं? एटम के न्यूक्लियाई अलग, इलेक्ट्रॉन्स अलग, और ये भागते फिर रहे हैं इधर उधर। सो अ व्हाइट ड्वार्फ स्टार फॉर्म्स एट द एंड व्हेन द स्टार लाइक सन लाइक स्टार कोलैप्सेस। इस कैलकुलेशन को चंद्रशेखर ने परफॉर्म किया ड्यूरिंग दैट ट्रेवल, और उन्होंने ये कहा कि जी अगर कोई सितारा जो है जिसका मास तकरीबन सन जितना है, थोड़ा सा उसका आगे पीछे है, तो वो कोलैप्स करके एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनाएगा। आज भी अच्छा, वो जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार होगा उसका मास सन से 1.4 टाइम्स होगा। 1.4 टाइम्स, यानी सन के मास से तकरीबन सन के मास जितना और थोड़ा सा आधा और इतना उसका मास होगा। इसको आज भी हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। दिस इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट, कि जी इतना बड़ा स्टार जो होगा जब वो कोलैप्स करके एक व्हाइट ड्वार्फ ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसका मास कितना होगा। लेकिन अगली बात की तरफ जाते हैं। अगर एक स्टार सन से भी बड़ा हो फिर क्या होगा? नेक्स्ट फेज की तरफ मैं जाने लगा हूं, क्योंकि मैंने बात को ब्लैक होल्स तक लेके जाना है। अगर एक स्टार कितना बड़ा हो, स्टार का मास, मैं डायमीटर की बात नहीं कर रहा, डायमीटर एक अलग पैरामीटर है। अगर एक स्टार का मास जो है वो हमारे सूरज के मास से कितना ज्यादा हो जी? तकरीबन 20 से 30 टाइम्स ज्यादा हो। ठीक है, मैं एक दफा दोबारा, यस, तकरीबन 20 टाइम्स, 15 to 20 टाइम्स। यानी किसी स्टार का मास कितना हो? 15 to 20 टाइम्स दैट ऑफ सन। सूरज से 15 से 20 गुना बड़ा स्टार जब अपना फ्यूजन रिएक्शन खत्म करेगा तो उसकी ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि मास बहुत ज्यादा है। जब वो स्टार कोलैप्स करेगा तो कोलैप्स करने के बाद वो क्या करेगा? वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका साइज कितना होगा? हार्डली 25 किलोमीटर्स। हार्डली 25 किलोमीटर्स, यानी एक इतना बड़ा सितारा जिसका मास सन से तकरीबन 15 से 20 गुना ज्यादा, मास की बात हो रही है, साइज तो पता नहीं कितना ज्यादा, मे बी डायमीटर बहुत ज्यादा। जब वो मर जाएगा, कोलैप्स करेगा, तो कोलैप्स करके वो एक 24 किलोमीटर के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रॉन स्टार। अब हम किस पे आ गए? हम आ गए न्यूट्रॉन स्टार पे। और ये जो न्यूट्रॉन स्टार है, नाम से जाहिर है कि ये क्यों न्यूट्रॉन स्टार है जी। अब आप ये जो न्यूट्रॉन स्टार है इसके बारे में, अच्छा जी थोड़ा सा इंतजार, बस ये लेक्चर खत्म होता है तो हम क्वेश्चंस लेते हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार जो है, ये क्यों न्यूट्रॉन स्टार है? मेरी बात सुनना बहुत तवज्जो से जी। अब हुआ क्या है कि जब स्टार कोलैप्स हुआ है तो कोलैप्स होने के बाद इतना शदीद कोलैप्स था, ग्रेविटी ने उसको इतना शदीद कोलैप्स करवाया है कि मैटर वैसा रहा ही नहीं है जैसे नॉर्मली होता है। यानी मॉलिक्यूल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एटम्स का भी सवाल ही पैदा नहीं होता।
हुआ क्या है कि एटम्स भी टूट गए, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के साथ मिल गए बिल्कुल कोलैप्स करके, और बाकी जो बचा है वो है प्योर न्यूट्रॉन्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्योर न्यूट्रॉन्स। तो लिहाजा एटम कोलैप्स करके किस में कन्वर्ट हो गया? प्योर न्यूट्रॉन्स में। सो न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसे मिलकर ये एक गोला बना हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रॉन स्टार। अब आप मुझे ये बताएं, नॉर्मली हमारे आसपास जो मैटर है, आपको पता है ना उनकी डेंसिटीज कितनी है, आयरन की डेंसिटी कितनी है, स्टील की डेंसिटी, सबकी डेंसिटीज तो हमें पता है, और किसी भी चीज की डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है ना, डेंसिटी क्या होती है, कि हाउ मच मैटर इज कंप्रेस्ड इनटू अ यूनिट वॉल्यूम। और आपको पता है कि हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस है, इसकी डेंसिटी कितनी है? प्योर फिजिक्स क्वेश्चन। एंड वंस अगेन मैं फिर माजरत चाहूंगा, ये सारे मौजूआत हैं ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, इसलिए मुझे वो बातें करनी पड़ रही हैं डेफिनेटली उसके अंदर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ द एटम? तो उसकी डेंसिटी पे मैं बात करता हूं जी, अभी रुक के अगली बात सुन लें। अब चूंकि न्यूट्रॉन स्टार में एटम्स तो रहे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का तो किस्सा ही नहीं है, सिर्फ क्या है? न्यूट्रॉन्स ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार जो है वो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस बन गया है। जैसे एटम का न्यूक्लियस होता है, ये एक बहुत बड़ा एटम का न्यूक्लियस बन गया है, जिसमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स ही न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं। लेकिन एक बात और भी बता दूं कि न्यूट्रॉन स्टार में 100% सिर्फ न्यूट्रॉन्स नहीं भरे हुए होते, कुछ और चीजें भी होती हैं, बट 95% न्यूट्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, कल को आप ये कहें कि जी आपने कहा था न्यूट्रॉन स्टार में सिर्फ न्यूट्रॉन्स होते हैं, नहीं उसमें तो ये भी होता है वो भी होता है। सो वो मैं आपको पहले से वाज़ेह कर दूं, मुझे पता है कि न्यूट्रॉन स्टार में प्योर न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, और भी चीजें होती हैं, बट 90% से ज्यादा न्यूट्रॉन्स ही होते हैं, प्योर न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो न्यूट्रॉन्स जो हैं, अगर वो टाइटली पैक आप कर दें और इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, देन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ न्यूट्रॉन स्टार। इसकी डेंसिटी कितनी होगी? व्हाट वुड बी द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इतनी ज्यादा होगी कि अगर आप एक माचिस की डब्बी ले लें, जितना उसका वॉल्यूम होता है, माचिस की डब्बी जितना वॉल्यूम आप ले लें, फ्यू क्यूबिक सेंटीमीटर्स, और उस माचिस की डब्बी में इस न्यूट्रॉन स्टार से मटेरियल भर लें, तो उसका मास आपके माउंट एवरेस्ट जितना होगा। मैं अपनी बात को रिपीट कर दूं जी, जो बात को मिस कर गए दोबारा सुन लें। एक माचिस की डब्बी जितना वॉल्यूम आप अगर न्यूट्रॉन स्टार से फिलअप कर लें अपने बॉक्स में, तो उसका मास, उसमें जो मास फिल्ड होगा वो आपके माउंट एवरेस्ट जितना होगा। सो दैट इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार। और ये कोलैप्स की रीजन में बनता है, कोलैप्स की वजह से बनता है जब कोई सितारा कितना बड़ा होता है सन से 15 से 20 टाइम्स। जब न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, तवज्जो रखना जी, बहुत तवज्जो रखना, जब न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है तो उसका मास कितना होता है? अच्छा, किस सितारे से बना न्यूट्रॉन स्टार? कौन से स्टार से बना जिसका मास सन से 15 से 20 गुना ज्यादा है? और जब न्यूट्रॉन स्टार बन गया तो उसका मास कितना रह गया? उसका मास रह गया तकरीबन 2.2 से 2.9 सोलर मास। तो ये याद रखें कि स्टार अपने कोलैप्स के दौरान सारा मैटर कोलैप्स नहीं करता, कुछ मैटर कोलैप्स करता है, कुछ मैटर स्पेस में बिखेर देता है। इसका मतलब यह है कि जब स्टार मरता है तो सिर्फ कोलैप्स नहीं करता, कुछ मटेरियल बिखेर देता है, कुछ कोलैप्स होता है। तो जो स्टार सन से 15 टाइम्स मैसिव है, उसका मैटर का कितना हिस्सा कोलैप्स कर रहा है? जो सन से 3 टाइम्स है, तकरीबन 2.9 टाइम्स है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी न्यूट्रॉन स्टार बनेगा तो वो एक ऐसे सितारे से बनेगा जो बहुत बड़ा होगा, और बनने के बाद भी न्यूट्रॉन स्टार का मास जो होगा वो सन से 2.2 टाइम्स से लेकर 2.9 टाइम्स तक होगा। और इसको हम कहते हैं TOV लिमिट। TOV लिमिट, जैसे कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार के बारे में मैंने आपको बताया कि जब व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है तो वो सन से 1.4 टाइम्स मैसिव होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट।
तो आप यूं समझ लें कि ये भी न्यूट्रॉन स्टार्स की एक चंद्रशेखर लिमिट है, लेकिन ऑब्वियसली इसको हम उन साइंटिस्ट के नामों से याद करते हैं जिन्होंने इसको हमें बताया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो TOV लिमिट हम इसको कहते हैं जी। 3 साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर ये लिमिट है, टॉलमैन, ओपनहाइमर एंड वॉल्कॉफ। टॉलमैन, ओपनहाइमर एंड वॉल्कॉफ, ये 3 जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं और फिजिसिस्ट्स हैं, इसमें से भी 2 ने मिलकर इस पे काम किए। ओपनहाइमर और वॉल्कॉफ ने मिलकर इस पे काम किया ऑन द बेसिस ऑफ टॉलमैन, जो कि पहले से इक्वेशंस हमें देकर गए थे। सो ये जनाब टॉलमैन ओपनहाइमर वॉल्कॉफ लिमिट कहलाता है, TOV लिमिट, जो क्या चीज है कि जी एक स्टार जब न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है तो वो फिर भी सन से 2.2 से 2.9 टाइम्स तक हैवी होता है। और अब आज की जो आखिरी बात की तरफ मैं जाने लगा हूं, अब अगर एक स्टार जो है वो इन दोनों लिमिट्स से भी बड़ा हो, यानी कितना बड़ा हो, स्टार आपके सन से मास के लिहाज से बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, ठीक है, 20 टाइम्स 15-20 टाइम्स से भी ज्यादा हो। एंड नाउ दिस इज द पॉइंट जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। अब हम उस पॉइंट पे बात करने लगे, तवज्जो रखना। सो बिग स्टार, वी हैव अ बिग स्टार, और उसके कोर में से वही एनर्जी निकल रही है। याद रखें, हर स्टार की एनर्जी कहां से जनरेट होती है? कोर में से जनरेट होती है, बाहर की तरफ निकल रही है और बाहर की लेयर्स अंदर आना चाहती हैं। मैं बात रिपीट भी कर रहा हूं थोड़ी सी। कोर में एनर्जी बनना बंद हो गई, स्टार हो गया कलैप्स, एंड एज द स्टार कलैप्स्ड, इस मर्तबा ये कलैप्स इतना खतरनाक था, कलैप्स का मतलब है स्टार का अंदर की तरफ फॉल करना, दैट इज कॉल्ड कलैप्स। इतना खतरनाक कलैप्स था, इतना खतरनाक कलैप्स था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर गए, न्यूक्लियस अपने अंदर पता नहीं कहां चला गया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये पूरा सितारा एक ऐसी, अब मैं जुमला इस्तेमाल नहीं कर, ऑब्जेक्ट का जुमला नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये पूरा सितारा एक ऐसी लिमिट के अंदर चला गया कि हमें यह नहीं पता चल रहा कि अंदर वो किस शक्ल में है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि लाखों किलोमीटर का सितारा एक ऐसी लिमिट के अंदर घुस गया है जिसका साइज हार्डली, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जिसका साइज हार्डली फ्यू मीटर से लेकर किलोमीटर तक हो सकता है। कुछ 1-2 मीटर से लेकर कोई 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर हो सकता है, थोड़ा सा ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन किलोमीटर्स की बात हो रही है। सितारा इस लिमिट के अंदर चला गया एंड नाउ इट बिकम्स अ ब्लैक होल, और हमें यह नहीं पता कि वो जो लिमिट है जिसके अंदर सितारा चला गया है उसके अंदर मैटर किस शक्ल में है। न्यूट्रॉन स्टार के केस में तो हमें पता था कि मैटर न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गया है, व्हाइट ड्वार्फ के केस में भी हमें पता था कि मैटर प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गया है। अब हुआ क्या है, एक दफा मैं एक मिसाल देता हूं, मिसाल देने लगा हूं, मिसाल सुनना। आप देख रहे हैं जनाब एक फैमिली, लाइक 9-10 लोगों की फैमिली, ठीक है, हो सकता है खवातीन बच्चे सब उसमें शामिल हो। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त मिसाल है, इसको सुनना। फैमिली खड़ी है, तो आपने सोचा कि जी ये फैमिली यकीनन काफी बड़ी फैमिली है, किसी बड़ी गाड़ी में आए होंगे या बस में आए होंगे किसी, एंड आपकी आप सरप्राइज हो गए जब ये 9 लोग वापस जाने के लिए, जहां भी आए हुए थे वहां से वापस जाने के लिए मेहरान गाड़ी में बैठ गए 10 लोग। और ये मंजर मैंने और आपने बहुत दफा देखा होगा। मेहरान गाड़ी जो है ये माशाल्लाह ऐसी गाड़ी है कि इसमें बड़ी फैमिलीज बैठी होती है, और बड़ी गाड़ी जो होती है उसमें एक बंदा बैठा चला रहा होता है गाड़ी को, अकेला, ठीक है, वो काली ऐनक लगाई होती है। सो जितनी बड़ी गाड़ी उसमें अकेला आदमी बैठा जा रहा है। मेहरान गाड़ी जो है जनाब, उसमें से 10 लोग निकले और फिर 10 लोग बच्चे चीख रहे हैं और सो आप सोच रहे हैं कि यार ये 10 लोग इस मेहरान गाड़ी में गए किधर हैं, बैठे कैसे हैं। सो somehow the मेहरान कार is not revealing its inner side,
और आपको इतना पता है सब कुछ इसके अंदर चला गया है, लेकिन अंदर किस शक्ल में ये नहीं पता. सो दैट इज अ ब्लैक होल. मेहरान ब्लैक होल नहीं है. मेहरान इज नॉट अ ब्लैक होल, बट दिस थिंग इज अ ब्लैक होल. पूरा सितारा एक लिमिट के अंदर चला गया, और वो किस शक्ल में है, उसका मैटर एटम्स किधर चले गए, वी डोंट नो. किस शक्ल में कन्वर्ट हो गए, वी डोंट नो. फिजिसिस्ट को नहीं पता. पार्टिकल्स कहां चले गए. इतना बड़ा सितारा एक 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 20 मीटर के लिमिट के अंदर घुस गया, हमें नहीं पता. लेकिन हुआ क्या कि जब इतना बड़ा स्टार कोलैप्स होकर इस लिमिट के अंदर चला गया, और ये जो लिमिट है जिसके बाहर तो हमें कुछ नॉलेज है, इस लिमिट से अंदर हमें कुछ नॉलेज नहीं है कि क्या हो रहा है. आप सब जानते हैं जी, इसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन. दैट लिमिट इज कॉल्ड इवेंट होराइजन. मैटर इसके अंदर है, और चूंकि इतना ज्यादा मैटर इसके अंदर है, किस शक्ल में है नहीं पता, लेकिन है ना, अंदर तो है. तो उसकी जो ग्रेविटी है वो इतनी स्ट्रांग है कि किसी भी चीज को ये बाहर नहीं निकलने देता, नॉट इवन लाइट. आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी. डेफिनेशन क्या थी कि जिस चीज की एस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाए वो ब्लैक होल कहलाता है. सो दिस थिंग इज नाउ हैविंग एस्केप वेलोसिटी ग्रेटर देन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और इससे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, या कोई चीज इवन दैट वेलोसिटी पर भी एस्केप नहीं कर सकती है. तो हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या हो रहा है. ये बात याद रखें, मैं इस जुमले को 5 दफ़ा बोल चुका हूँ, 6 दफ़ा, 7वीं 8वीं दफ़ा भी बोलने लगा हूँ कि हमें इस लिमिट के अंदर मैटर किस शक्ल में चला गया है, क्या हो रहा है, हमें नहीं पता. आपने जो भी ब्लैक होल से रिलेटेड बात सुनी है वो इसके बाहर से रिलेटेड है, अंदर से रिलेटेड नहीं है. हमें पता ही नहीं है इसके अंदर क्या है क्या नहीं है. हम क्यों थ्योरीज बनाएंगे, हम क्यों बात करेंगे उस लिमिट के अंदर की बात हम क्यों करेंगे. डेफिनेटली हम नहीं कर सकते. वी डोंट हैव एनी क्लू अबाउट दैट. जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं वो उस लिमिट के बाहर की बात कर रहे हैं. सो स्टार मरा, एक बहुत बड़ा स्टार कोलैप्स हुआ और एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया. अच्छा जी, बात को आगे लेके चलते हैं. बस मुझे 5-7 मिनट चाहिए, बात को वाइंड अप करने लगा हूं, फिर आपके क्वेश्चंस होंगे. और मैं, क्या ब्लैक होल सिर्फ ऐसे ही बन सकता है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, स्टार के कोलैप्स होने से? एंड द आंसर इज नो. द ब्लैक होल कैन बी फॉर्म यूजिंग अदर प्रोसीजर्स और यूजिंग अदर मेथड्स. मिसाल के तौर पे यह भी हो सकता है कि किसी और वजह से मैटर कोलैप्स करे और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए. जरूरी नहीं कि वो पहले स्टार ही हो, बस मैटर कोलैप्स कर रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, और वो कोलैप्स करता करता एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए. ये ब्लैक होल्स जो हैं ये हमारी गैलेक्सीज के कोर्स में हैं. हर गैलेक्सी के कोर में एक ब्लैक होल है. मोस्टली हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसको हम सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं. हमारी गैलेक्सी के भी कोर में एक ब्लैक होल है. क्या वो ब्लैक होल किसी स्टार के कोलैप्स होने से बना है? नहीं, किसी स्टार के कोलैप्स होने से नहीं बना. फिर कैसे बना है? जब गैलेक्सी की फॉर्मेशन हुई थी तो गैलेक्सी जिस मैटर से बनी थी उसमें से कुछ मैटर कोलैप्स करके ब्लैक होल में कन्वर्ट हुआ और कुछ मैटर स्टार्स में कन्वर्ट हुआ. ये बिल्कुल वैसी है कि जैसे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के वक्त कुछ मैटर सन में कन्वर्ट हुआ, कुछ मैटर प्लैनेट्स में कन्वर्ट हुआ, नेबुला जो था. सो गैलेक्सी की फॉर्मेशन के वक्त गैलेक्सी जिन गैसेस से बनी है वो कुछ गैसेस ब्लैक होल में कन्वर्ट हुई, चली गई, कोलैप्स कर गई. कुछ गैसेस स्टार्स में कन्वर्ट हुई और आज भी हो रही हैं. आपको पता है गैलेक्सी कंप्लीट नहीं है, हमारी गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन आज भी हो रही है. सो माय पॉइंट इज, मैं रिपीट करता हूं, क्या ब्लैक होल स्टार के कोलैप्स होने से ही बनता है? बस. तो मेरा जवाब था नहीं, स्टार के कोलैप्स होने से भी बन सकता है और गैलेक्सी के सेंटर में जो गैसेस थी उनके कोलैप्स होने से भी ब्लैक होल बने हैं और बन सकते हैं. हमारी जो गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हमारा सन भी है, हम भी हैं, उसका जो सेंटर है उसमें जो ब्लैक होल है विच इज अ मैसिव ब्लैक होल, उसका जो इवेंट होराइजन है अगर आप उसको चेक करें, ठीक है, फिर मैं दोबारा बात बताने लगा हूं, रिपीट करने लगा हूं कि
ब्लैक होल खुद किस शक्ल में हमें नहीं पता, हमें वो लिमिट पता है जिसके बाहर हम जानते हैं, जिसके अंदर हम नहीं जानते। हमारे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, उसके इवेंट होराइजन का डायामीटर तकरीबन तकरीबन उतना है जितना आपका सोलर सिस्टम है। प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, यानी जितना नेपच्यून के ऑर्बिट का डायामीटर है उतना ही आपका सुपर मैसिव ब्लैक होल का डायामीटर है, के इवेंट होराइजन का डायामीटर है इन द मिल्की वे गैलेक्सी। यानी आपकी मिल्की वे गैलेक्सी का जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो उसका इवेंट होराइजन उतना ही बड़ा है जितने आपके सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स फैले हुए हैं। सो अगर मैं आपसे कहूं कि ये छोटा है कि बड़ा है, आप कहेंगे जी तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन गैलेक्सी की निस्बत ये बहुत छोटा है डेफिनेटली। लेकिन वैसे अगर मीटर्स और किलोमीटर्स की बात की जाए तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक साइज बन जाता है। लिहाजा ये है जी कहानी कि ब्लैक होल किस तरीके से डेवलप होता है। अब जैसे ही ब्लैक होल डेवलप होगा सो उसके गिर्द डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि होगी। डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और बात कंप्लीट करता हूं जी, फिर आपके सवालात की तरफ आते हैं। अब यहां तक हम पहुंच गए, अब सवाल यह है कि क्या ब्लैक होल के गिर्द कोई चीज़ घूम सकती है या ब्लैक होल हर चीज़ को खा जाएगा? आखिरी बात आज के लिए जी, और अगली डिस्कशन यहीं से फिर हमने स्टार्ट करनी है, क्योंकि हम बात करने लगे हैं किसके ऊपर? एक्रीशन डिस्क पे हम बात करेंगे। एक्रीशन डिस्क क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। लेकिन आज सुने मेरी बात, आखिरी बात, क्या ब्लैक होल हर चीज को खा जाएगा? लाजमी बस खा ही जाएगा? इसका जवाब है जी नहीं, जरूरी नहीं है कि ब्लैक होल हर चीज को खा जाए। उसकी ग्रेविटी ज्यादा है तो क्या गम है, कोई बात नहीं है। सो सपोज दिस इज अ ब्लैक होल। अगर आप ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिटल वेलोसिटी को मेंटेन करते हैं, राइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप ब्लैक होल के गिर्द घूम सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्लैनेट सन के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन अगर आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी मेंटेन नहीं रहेगी एंड देन यू विल कोलैप्स इनटू द ब्लैक होल। तो ये कहानी जो है ये तो सिर्फ ब्लैक होल की नहीं है ना, ये तो हर ऑब्जेक्ट की कहानी है। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो आप फाइनली स्पाइरल करते करते उसमें गिर जाएंगे। सो ब्लैक होल के गिर्द भी कुछ इसी तरह का चक्कर है। अगर कोई चीज ब्लैक होल के गिर्द उसकी रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी में है देन इट विल नॉट कोलैप्स इनटू द ब्लैक होल, रादर इट विल सर्कल द ब्लैक होल। आपका सन इसी सुपरमैसिव ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? तो हम कौन सा ब्लैक होल के अंदर गिर गए जाके? हम तो नहीं गिरे, और ना ही पूरी गैलेक्सी सेंटर में गिर गई है और गैलेक्सी खत्म हो गई है। लिहाजा ब्लैक होल का ये जो कॉन्सेप्ट है कि बस ब्लैक होल खा ही जाता है हर चीज को, ऐसा नहीं है जी। अगर आप उसके गिर्द एक स्टेबल ऑर्बिट बना लेंगे तो वो डेफिनेटली आप उसके अंदर रह सकते हैं। और यहां पर मैं बात को आज के लिए रोकने लगा हूं। आपने अगर जो सवालात किए हैं, इस हवाले से कुछ मैंने नीचे जल्दी से देखा, बाकी तो मैं बिजी था बोलने में। आप हॉकिंग रेडिएशन और इन सब की बात कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में वो बात आपसे शेयर की जाएगी। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हम ऑब्वियसली अपनी सारी ऑडियंस को साथ लेके चलेंगे, जो बहुत बेसिक्स से सीखना चाह रहे हैं तो हम उनको साथ लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। भी हमारे पास काफ़ी टाइम है, 2 एपिसोड्स हैं, बाकी 3, 4, 5, 6 जहाँ तक हम जाना चाहेंगे जाएंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है जी, एक वादा है कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन ज़रूर करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है? हम आपकी ऐसे जान नहीं छोड़ेंगे। हम आपको हॉकिंग रेडिएशन समझा के जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। और हम आपको ब्लैक होल के अंदर से उस तरफ सैर करवा के जाएंगे, ठीक है? हम आपको वहां तक सैर करवाएंगे जहां आप फनी कहेंगे अंकल बस। जैसे वो बच्चा झूले पे जब तेज घूमता है, जो खुद ही कह रहा होता है तेज चलाओ, और आखिर में कहते हैं बस रोक दो बस रोक दो। तो आपको वहां तक इंशाल्लाह बताएंगे। जब आप कहेंगे बस काफ़ी हो गया, तब भी हम बस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। आई स्टॉप हियर एंड नाउ आई वेट फॉर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बाकर सर, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था आपका। वेलोसिटी को मज़ीद गहराई में समझने का मौका मिला, और जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं, अगर उस तरह से आप स्टार से नहीं शुरू करते तो ब्लैक होल तक पहुंचना वाकई मुश्किल था। ये सफ़र हमारे लिए मुश्किल हो जाता।
तो अभी हम ब्लैक होल की तरफ जा ही रहे हैं और उम्मीद है कि आगे आने वाली एपिसोड में हम मज़ीद ब्लैक होल के करीब पहुँचेंगे। और हमारे साथ जो लोग हैं वो सवालात कर रहे हैं, लिख रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके हमसे सवाल करें और हैंड रेज़ कर लें पहले। आप लोग के सवालात। सारा मैं अगर कुछ बात करना चाहता हूँ सर से। जी बिल्कुल, हमारे साथ आज मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब भी मौजूद हैं। जी, क्या हाल है आपके? जी ठीक है, शुक्र। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी अल्लाह। तो सर हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था, बहुत इंफॉर्मेटिव। बहुत शुक्रिया। और ये जानने के लिए मिला कि हमें किस तरीके से इनके न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स में किस तरह से फ़र्क होता है बनने के लिए। स्टार्स जो है वो किस तरह से न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, ब्लैक होल बनते हैं। बहुत से क्वेश्चन मेरे ग्रुप में आते हैं और बाकी भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग, वो भी आपसे पूछ लेंगे। दूसरा मैं ये मेंबर से कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त तो टाइम थोड़ा होता है, तो आप ना क्वेश्चनिंग जो है व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है स्पेस साइंसेस और जो फेसबुक ग्रुप है उस पर क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहा करें। पूरा हफ्ता होता है, तो इतवार वाले दिन तक आप काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं और फिर एक नया लेक्चर आता है, तो कोशिश किया करें कि पूरे लेक्चर पर पूरा हफ्ता को तो किया करें, सवाल जवाब किया करें, ताकि मजीद अच्छे तरीके से सीख सकें। और सर को भी आइडिया हो जाएगा कि अगर इतवार तक जब उन्होंने लेक्चर देना तो हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लें ऐसी जो पहले से उन्होंने प्री प्लान ना की हों। तो पूरा हफ्ता जो है इस पर गुफ्तगू करते रहा करें। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है, मेल्स और फीमेल्स का अलग अलग, और फेसबुक ग्रुप है हमारा, तो वहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता करें। तो थैंक यू। बाकी मेंबर्स को मैं जाता हूँ सवाल करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है जी। जी थैंक यू अब्दुल वहाब साहब। फारूक अहमद, आपने हैंड रेज किया था जी, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। फारूक अहमद की तरफ से सवाल मैं करने लगा हूँ। फारूक अहमद ने पूछा था कि प्राइमोडियल ब्लैक होल है क्या, और क्या इसको हमने अभी तक ढूंढ पाए हैं या फिर इसको नहीं ढूंढ पाए? हाँ जी, कुछ बिल्कुल ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कुछ ब्लैक होल्स ऐसे हैं जो अभी फॉर्म हो रहे हैं और कुछ ऐसे ब्लैक होल्स हैं जो बिग बैंग के वक्त हम समझते हैं कि बने होंगे। वो ब्लैक होल्स जो हैं, जो ब्लैक मतलब बिग बैंग के फ़ौरन बाद अगर बने हैं, तो उनके बारे में हमारी रिसर्च अभी चल रही है। हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एज सच कोई फ़िलहाल हमें ये प्राइमोडियल ब्लैक होल्स नहीं मिले हैं, बट वो थ्योरेटिकल तो हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई प्रूव हमें नहीं मिला, क्योंकि ब्लैक होल्स और भी तरीक़ों से बन सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है जो आपने कहा कि जी बिग बैंग के फ़ौरन बाद भी हो सकता है कि छोटे छोटे बहुत सारे ब्लैक होल्स बने हों, लेकिन एज सच अभी तक हमें कोई प्रूव नहीं मिला उसका। अच्छा सर, मेरा आगे से क्वेश्चन ये भी है, जैसे कि बहुत बड़े ब्लैक होल साइज में जैसे होते हैं ना, जैसे कि TON है 618 जो कि 2600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डायमीटर में है। अब सर इनके साइज इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? क्या ये दो ब्लैक होल आपस में टकरा के और साइज को बड़ा करते हैं अपना, ये रीजन है या फिर क्या रीजन है इनका इतना बड़ा होने का? हाँ जी, जो पहली बात तो ये कि जो आपने साइज बताया वो ब्लैक होल का साइज नहीं है, वो इवेंट होराइजन का साइज है। और दूसरी बात ये है कि एक ब्लैक होल का जो इवेंट होराइजन है वो क्यों बड़ा हो। इवेंट होराइजन मैंने आपको बताया ना, वो बाउंड्री है जिसके अंदर का कुछ हमें नहीं पता, और अंदर खुद ब्लैक होल कितना बड़ा है ये भी नहीं हमें पता, मैटर किस फॉर्म में है कुछ नहीं पता। तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज हैं। दो ब्लैक होल मर्ज भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि इनिशियल कोलैप्स के वक्त ही वो बने ही एक बड़े साइज में, ये भी हो सकता है। देयर आर मेनी रीजंस एक ब्लैक होल के बड़े होने की, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, मेरा क्वेश्चन यही था। थैंक यू जी। और शुक्रिया इब्राहिम मलिक साहब। अस्का साजिद, आपने हैंड रेज किया है, सवाल कीजिए प्लीज। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो आपने वाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ की बात की है, इसमें इसकी साइटिंग कभी हुई है? मतलब हबल टेलीस्कोप से या किसी और से हमने कभी इसे देखा है कि कोलैप्स या फॉर्म होते हुए? ठीक है जी, अच्छा सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त है। फॉर्म होते हुए की जहाँ तक बात है, ये सारे प्रोसेसेस तो ऐसा तो कोई प्रोसेस हमने पिन पॉइंटेड नहीं देखा कि जिसमें एक स्टार जो है वो आंखों के सामने कोलैप्स होता हुआ ऐसे नजर आए। एक आध इवेंट ही ऐसा हमने देखा है, बट वाइट ड्वार्फ्स हमने देखे हैं। ये जो आपका स्टार है ना जी, साइरियस, जिसको आप अक्सर प्रोनाउंस करते हैं सीरियस, ये जो ब्राइटेस्ट स्टार है, इसके साथ एक कंपेनियन स्टार है छोटा सा, वो भी एक वाइट ड्वार्फ स्टार है। तो हमने देखे तो हैं
ये जो एग्जैक्ट कलैप्स का टाइम होता है ना जी, ये बहुत रेयर होता है। शायद ही कोई हमें कभी मौका मिला हो कि हम स्टार्स को एग्जैक्ट वाइट डॉर्फ बनते हुए उस मोमेंट को देखें, लेकिन बने हुए वाइट डॉर्फ्स हमने बिल्कुल देखे हैं जी। बल्कि पहला वाइट डॉर्फ 1780 में डिस्कवर हुआ है, 1780s में फर्स्ट वाइट डॉर्फ हमने डिस्कवर किया था, और अब तो काफी सारे डिस्कवर हो चुके हैं। तो सर ये जो कोलैप्स होते हैं ये मतलब 1-2 सेकंड में ही हो जाते हैं या साल लगते हैं? नहीं जी, कोलैप्स का जो एक जो एग्जैक्ट टाइम है वो तो बहुत कम है, लेकिन वो पूरा प्रोसेस के स्टार अभी करने लगा है, कोलैप्स करने लगा, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। बट द मोमेंट व्हेन इट कोलैप्सेस, वो सेकंड्स का मामला है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और एग्जैक्ट उस मोमेंट को कैप्चर करना बहुत मुश्किल काम है। पूरी आप एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री उठा लें तो इस तरह के आपको कोई 8-10 इवेंट भी नहीं मिलेंगे, मुश्किल से मिलेंगे कि जिसमें आप किसी स्टार के कोलैप्स को देख पाएंगे। ये बहुत रेयर इवेंट है। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया अस्कर साजिद, आपके बहुत अच्छे सवाल थे। अच्छा, हमारे साथ हैं नायला शबीर जी, आपने काफ़ी देर से वेट किया है। जी नायला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता था, आपने बहुत आसान तरीके से समझाए हैं तीनों। थैंक यू। सर मैंने ना पूछना था कि जो फर्स्ट टू केसेस हमने डिस्कस किए हैं वाइट डॉर्फ का और न्यूट्रॉन स्टार का, तो वाइट डॉर्फ जिसका साइज ऑलमोस्ट सन के इक्वल था पहले, तो बाद में आपने कहा कि उसका मैच जो है वो सन से 1.4 टाइम्स होता है जी, ठीक है, तो इट मीन्स इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो जब फिर हमने न्यूट्रॉन स्टार की बात की तो इसका पहले 15 to 20 टाइम्स था सन से, लेकिन बाद में 2.2 to 2.9 जी सोलर मास जी इसका कम हो गया। पहले ज़्यादा हुआ फिर कम हुआ। नहीं, मैं दोबारा समझा दूं, मतलब एक ऐसा स्टार न्यूट्रॉन स्टार के केस में जो ऑलरेडी सन से 20 टाइम्स हैवियर पहले से है, वो जब कोलैप्स करेगा तो न्यूट्रॉन स्टार बनने के बाद जो बच जाएगा मटेरियल वो सन से 3 टाइम्स होगा। मोस्ट ऑफ द मटेरियल वो कोलैप्स का हिस्सा नहीं होता, वो बिखर जाता है। इसको फिर हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। जब एक स्टार मरता है तो वो अपनी गैसेस को बिखेर देता है, वो प्लैनेटरी नेबुला कहलाता है। तो जो वाइट डॉर्फ स्टार है वो भी इसी तरह है, यानी वाइट डॉर्फ स्टार जब बन जाता है तो उसका मास सन के मास से 1.4 टाइम्स होता है। इसका मतलब ये है कि कोई स्टार जो इस प्रोसेस को शुरू करेगा उसका मास फिर इससे भी ज्यादा होगा, राइट? इससे ज्यादा होगा तो कोलैप्स के बाद बच के इतना बचेगा, तो वो डेफिनेटली ज्यादा मास से अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जी तो इसके अलावा ये पूछना था कि ये हमें अभी तक नहीं पता कि ब्लैक होल्स में क्या होता है, तो हम प्रेडिक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि लाइक पहले जब हमने वाइट डॉर्फ को देखा था तो उसमें जो है वो एटम्स डिस्ट्रीब्यूट फर्दर हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस अलग हो गया था। फिर जब हमने न्यूट्रॉन स्टार में देखा तो न्यूक्लियस भी फर्दर सेपरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ने मिलकर फिर न्यूट्रॉन्स बना दिए, वो भी फर्दर सेपरेट हो गया। तो इसमें यह है कि फर्दर क्वार्क्स में और एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, या फिर कोई फिक्स स्टेट ऑफ मैटर, या फिर ये भी कि आइंस्टाइन की जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी है वो एनर्जी में सारा कन्वर्ट हो जाए। इस तरह की कोई प्रेडिक्शन है? देखें, बात वही है कि हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि इवेंट होराइजन के अंदर क्या हो रहा है वो हमें पता चलता ही नहीं है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती। इसलिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स की शक्ल में मैटर है ये भी हम नहीं कह सकते। हमें पता ही नहीं है कि इवेंट होराइजन के अंदर हो क्या रहा है। हम देखेंगे तो हम बताएंगे ना कि क्या हो रहा है। हम इंफॉर्मेशन गेट नहीं कर सकते। एनीथिंग विच ट्राइज टू कम आउट वो ग्रेविटी से वापस पुल होकर अंदर चली जाती है। ब्लैक होल्स में से कुछ रेडिएशंस बाहर तो आती हैं, लेकिन उनसे कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, जिसको हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट पॉइंट हियर इज कि मैटर किस शक्ल में है उसके लिए हमें उसका देखना ज़रूरी है। जब हम देख ही नहीं सकते तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो किस शक्ल में है? दिस इज कम्प्लीटली अननोन। जी ठीक है सर। आपने जो पहले भी बात की ना कि जब आपके एक स्टूडेंट ने कहा कि स्टार्स की डेथ भी होती है तो आप सरप्राइज हो गए, तो मुझे भी जब फर्स्ट टाइम ये पता चला था ना कि ये इनकी डेथ भी होती है तो थोड़ा सा ये शॉकिंग था। अच्छा। बिकॉज आई थिंक इस वजह से है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेथ मीन्स डिसअपियरेंस। हम लोग जब देखते हैं तो ह्यूमंस की डेथ होती है तो वो डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन स्टार्स तो हमें शुरू से ही नज़र आ रहे होते हैं और वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम ज़्यादा
देखते ही रहते हैं, तो इसलिए शायद ये शॉकिंग लगी है कि ये इनकी भी डेथ होती है, और वो तो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जी जी, डेफिनेटली कोई भी चीज़ आप शुरू में लर्न करते हैं तो हर चीज़ ही शुरू में बड़ी शॉकिंग होती है, ये बात भी शॉकिंग है जी, डेफिनेटली। जी बहुत शुक्रिया नायरा शबीर। मोहम्मद आबिद, आपका हैंड रेज है, सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको भी और सर आपको भी। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, अंदाज से आपने हमें समझाया। सर मेरा क्वेश्चन शायद बहुत बेसिक था। मेरा क्वेश्चन ये कि हाँ, जितने भी जो सेलेस्टियल बॉडीज है इतना है, उसका जो एनर्जी है वो इतना है वगैरह, ये हाँ कौन से प्रोसीजर से हमें ये हमें पता चलता है सर? अच्छा जी, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कटी, लेकिन मैं ये समझ पाया कि ये जितनी वैल्यूज़ हम आपसे शेयर करते हैं, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, ये हमें पता कैसे चलता है, प्रोसीजर क्या है, यही क्वेश्चन था आई गेस। अच्छा जी, अच्छा बात यह है कि जी जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें यकीनन नज़र ही आ सकती हैं, हम पहुंच तो नहीं सकते वहाँ तक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ जो लाइट आपको दे रही हैं उसी में सारी इन्फॉर्मेशन है, यानी जो स्टार से या कहीं से भी जो लाइट आ रही है उसी लाइट में सारी चीज़ें कोडेड हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिज़िक्स की फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिनसे हम ये सारी चीज़ें फाइंड करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, डॉपलर इफेक्ट, ये सारी चीज़ें फिज़िक्स में आती हैं, यानी उस लाइट के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम उसमें से निकालते हैं। बस आप यूँ समझ लें, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपका जो सेल फोन है वो सिर्फ रेडियो वेव्स कैप्चर कर रहा है, आपका सेल फोन टावर के साथ रेडियो वेव से कनेक्ट है, तो सिर्फ रेडियो वेव्स में कितनी इन्फॉर्मेशन है, आपके सेल फोन पे सिग्नल भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, पिक्चर, सब कुछ, तो यूँ समझ लें कि जैसे रेडियो वेव्स सारी इन्फॉर्मेशन लाती है, वैसी स्टार की लाइट और वहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लाती है। आपने उसको एनालाइज कैसे करना है वो सारा मसला वहाँ पर है, सारी टेक्निक वहाँ पर है, और फिज़िक्स के लॉज हैं जो ओवर द टाइम हमने डेवलप किए हैं वो हमें बताते हैं सारी बातें। सर एक दूसरी बात ये कि बात जो बहुत दूर चीज़ें होती है ना, जो जिसके बारे में भी हमें साइंस बताती है कि तो इतना इतना लाइट ईयर है ना, लेकिन सर वहाँ से जो लाइट फिर हमारे अर्थ तक पहुँचती है उसके लिए तो फिर लाखों साल लगते, लेकिन उसके बारे में भी हम करें। यकीनन लाइट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ऐसे ही है, लेकिन लाइट जब भी कहीं से आती है तो आते वक्त कोई उसकी नेचर तब्दील नहीं होती, उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो वो वहाँ से लेके चली है। सो कोई चीज़ कितनी दूर है इससे खास हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसकी लाइट आ गई है तो अपने साथ सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई है। लाइक चांद हमसे बहुत करीब है, प्लूटो हमसे बहुत दूर है, लेकिन प्लूटो से भी जो लाइट हम तक पहुँची है उसने हमें बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। इवन हमें प्लूटो के बारे में बहुत पहले से पता था कि वहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आइस है, ये सब उसी लाइट की मदद से हमने फिगर आउट किया जो प्लूटो से टकरा के आ रही है, सन की लाइट वहाँ जाती है, टकराती है। तो दूर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेक्स टाइम के लाइट आती है लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन लाती है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ज़ाया नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही है जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सर मेरा सवाल है कि जी कर जी जी सर कर मेरा सवाल है कि जब हमने ये चीज़ सुना है मतलब सुनते हैं कि जो है ब्लैक होल के अंदर जब लाइट होती है वो भी बैंड हो जाती है, तो सर इसका एक मतलब क्या इस ये बात क्या सेंस क्रिएट करती है, इसका सेंस क्या है? और सर जैसे कि हमने बोला कि हर गैलेक्सी के कोर में हमारे पास जो है वो होती है ब्लैक होल्स है, तो सर जब उस ब्लैक होल के गिर्द हमारा 20 जो ऑर्बिट कर रहा है वो आपके पास सन है, तो सन की लाइट भी सर फिर उस पर कोई बैंड होती है क्या, उसका क्या सेंस बनेगी? ये जी इस पे बिल्कुल हम लाइट की जो बेंडिंग है व्हेन इट पासेस नियर द ब्लैक होल, इस पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम रिक्वायर्ड होगा, अगला लेक्चर जो है उसमें हमें जाना पड़ेगा। बट सन की लाइट जो है वो उस ब्लैक होल से बेंड नहीं होगी जो हमसे 30,000 लाइट ईयर्स अवे है। हमारा सेंट्रल जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो हमसे तकरीबन 30,000 लाइट ईयर दूर है, उधर से
सन तक कोई ऐसी उसकी ग्रेविटी नहीं है कि हमारी सन की लाइट बेंड हो जाए, बस हमारा सन उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, यही बड़ी बात है। यानी आपका सवाल बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप ये कहें कि जी प्लूटो जो है वो सन की ग्रेविटी से क्यों असर नहीं लेता है, उसके गिर्द ऑर्बिट करता है, लेकिन इतनी नहीं है सन की ग्रेविटी कि प्लूटो के पहाड़ों को तोड़ दे या कुछ और कर दे। तो हमारे सन की जो लाइट है वो उस ब्लैक होल से कोई खास असर नहीं लेती जो आपका सुपरमैसिव ब्लैक होल है, बस हम उसके गिर्द घूम रहे हैं, ऑर्बिट में है, स्टेबल ऑर्बिट में है, यही फिलहाल हमारे लिए जो है वो उसका असर यही है। जी इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आंसर मिला होगा, और टाइम हमारे पास बहुत कम है, मेरा ख्याल है कॉल को हम एंड करते हैं। सर बाकर आपका बहुत शुक्रिया, और आप तमाम अहबाब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने सवाल, जैसा कि अब्दुल वहाब साहब ने कहा, व्हाट्सएप ग्रुप पर, स्पेस साइंसेस के फेसबुक ग्रुप पर, दोनों जगह पर जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ सवाल आप कर सकते हैं, ज़रूर किया कीजिए। अपने दोस्त अहबाब से भी कहा करें कि वो भी शामिल हों, ख़ासतौर पे लेक्चर्स के दौरान। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इतवार के दिन, संडे, इसी टाइम इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी। और यस, ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखें। व्हाट्सएप ग्रुप है जी, फेसबुक है, आप इस पर सवाल करें। मैं भी हूँ, बाकी साथी भी हैं, और जवाब आपको ज़रूर मिलता है वहाँ पे। बिल्कुल सवाल ज़रूर किया करें जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया।